आज हम कल से आगे चलते हुए शॉर्ट टाइप का न्यूमेरिकल नंबर 7 क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो 7 नंबर जो न्यूमेरिकल है वो पेमेंट फाइनल पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर पर बेस्ड है। जाने वाले साझेदार का अंतिम भुगतान किस तरीके से किया जाए, इस पर बेस्ड ये सवाल है। जाने वाले का अंतिम भुगतान कैसे किया जाए, इसके संबंध में मैंने तुम्हें एक थ्योरेटिकल जब स्टडी की थी चैप्टर की, उसमें एक वीडियो सेंड किया था। उसमें समझाया गया था कि निवृत्त होने वाले साझेदार को भुगतान करने की 3 विधियां मैंने आपको समझाई थी। एक में क्या था, एक में ये था कि हम जाने वाले को एक मुश्त भुगतान करते हैं, लमसम पेमेंट, कि जाने वाले का जितना पैसा बनता है उसे एक साथ दे के उसका खाता क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। एक विधि थी कि जिसमें जाने वाले को किस्तों में लोन के रूप में क्या किया जाता है, भुगतान किया जाता है। और एक में था कि वार्षिकी एन्युटी के रूप में क्या किया जाता है, भुगतान किया जाता है। तो एक मुश्त का मतलब तो कि सारा पैसा एक साथ दो और खाता बंद कर दो, वहाँ पे एंट्री बनती है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू कैश। लोन अकाउंट के अंदर अलग अलग एंट्रियाँ थी कि सबसे पहले पूंजी खाते का शेष लोन अकाउंट में डाला जाता है, फिर वर्ष के अंत में बकाया ऋण पर क्या निकालते हैं, ब्याज निकालते हैं, फिर ब्याज जोड़कर क्या किया जाता है, किस्त का भुगतान किया जाता है। एन्युटी मेथड में क्या था कि सबसे पहले जो पूंजी खाते का शेष है वो एन्युटी खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। लोन एन्युटी ये सब लाइबिलिटी हैं, इनके ओपनिंग बैलेंस सीआर होंगे। तो सबसे पहले हम बैलेंस एन्युटी अकाउंट में डालते हैं, फिर एन्युटी के साल के लास्ट में एन्युटी की बकाया पर ब्याज निकालते हैं और एन्युटी का क्या करते हैं, वर्ष के अंत में भुगतान करते हैं। अब तुम्हें तो शायद पता नहीं याद है कि नहीं है, बट एक ये डिफरेंस भी बताया था मैंने कि लोन अकाउंट का क्या नियम है कि लोन के अंदर किस्त में ब्याज जोड़ना पड़ता है और एन्युटी में हम किस्त में ब्याज नहीं जोड़ते। एन्युटी के अंदर ब्याज पहले से ही क्या माना जाता है, शामिल माना जाता है। ये लिखा भी आता है कि एन्युटी में ब्याज पहले से क्या कर लिया गया है, जोड़ लिया गया है। तो ये सारी हमने पहले थ्योरी इसके बारे में क्या की थी, डिस्कस की थी। अब इसका आ रहा है, ये सवाल नंबर 7 है शॉर्ट टाइप का। ये मैं आप अपनी बुक अपने पास रखेंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि जब मैं सवाल करवाता हूँ तुम अपनी बुक अपने पास रखा करो, और जो न्यूमेरिकल चल रहा है वो तुम अपनी बुक में सीन किया करो, बुक में देखा करो, है ना। मैं तो अपनी स्क्रीन पे रीड कर रहा हूँ, आप साथ के साथ उसे अपनी बुक में देखेंगे। चलिए शॉर्ट टाइप का 7 नंबर सवाल है, पेज नंबर 145 है, वो निकाल लीजिए बुक का। 145 नंबर पेज पे 7वां सवाल है शॉर्ट टाइप का, मैं रीड कर रहा हूँ, आप भी देखेंगे। ओके। ABC 3 साझेदार हैं एक फर्म में। यस वेट। एक फर्म में 3 साझेदार ABC हैं और 1 जनवरी 2014 को ए फर्म से क्या ले लेता है, रिटायरमेंट ले लेता है। रिटायरमेंट के दिन उसके पूंजी खाते का शेष कितना है, 80,000 रुपये है, जो उसे प्रत्येक वर्ष के अंत में किस्तों में दिया जाएगा। देखो किस्तों में दिया जाएगा ना, मतलब लोन या एन्युटी का मामला बनेगा, क्योंकि लोन भी किस्ती होती है और एन्युटी भी किस्ती होती है। तो लोन या एन्युटी के रूप में दिया जाएगा। ये सवाल 2 बार पूछा गया है। एक बार तो कह रहा है कि ये कह रहा है कि एक का लोन अकाउंट बनाइए। नंबर 1, 10% ब्याज सहित 4 किस्तों में क्या करनी है, पेमेंट करनी है। तो 10% ब्याज, मैंने ब्याज के बारे में तुम्हें बताया था कि सूचना के अभाव में ब्याज की दर तुम क्या मान लिया करो, 6% मान लिया करो। अदरवाइज़ जो ब्याज की दर दे रखी है वही आपको काम में लेनी है। तो 10% की दर से क्या लगाना है, बकाया पर ब्याज लगाना है और 4 किस्तों में पेमेंट करनी है। 80,000 रुपया 4 किस्तों में देना है। तो 80,000 अगर 4 किस्तों में देना है तो एक किस्त कितने की होगी, ये तुम आराम से चेक कर सकते हो। 80,000 रुपये और कितनी किस्तें हैं, डिवाइड बाय 4 कर लो। 80,000 को 4 से भाग लगाएंगे तो एक किस्त कितने की बनेगी, एक किस्त बनेगी 20,000 की। इसका मतलब तुम्हें 20,000 की कितनी किस्त देनी पड़ेगी, 4 किस्तें देनी पड़ेगी। सिंपल कैलकुलेशन है ये तो, कि 20,000 4 किस्तों में देना है, 80,000 4 किस्तों में देना है, तो 80,000 को 4 का भाग लगाएं। दूसरा, अब यही सवाल दूसरे तरीके से फिर पूछा है। पहली 3 किस्तों तक 25,000 रुपये प्रति वर्ष जिसमें ब्याज जोड़ लिया गया है और शेष ब्याज सहित लास्ट में देनी है। तो पहली 3 किस्तें 25,000 की है जिसमें ब्याज जोड़ लिया गया है। अगर किस्त में ब्याज जुड़ा हुआ है दैट मीन ये एन्युटी हो गई। तो इस सवाल को 2 तरीके से करना है, एक बार लोन अकाउंट के तरीके से और एक बार क्या करना है, एन्युटी के तरीके से करना है। एक बार लोन अकाउंट बनाना तो लोन अकाउंट है दोनों बार ही भाई। एक बार लोन अकाउंट बनेगा जब हम किस्त में ब्याज जोड़ते हैं, एक बार बनेगा लोन अकाउंट जैसे एन्युटी बनता है कि हमें किस्त में ब्याज जोड़ना नहीं है, किस्त में ऑलरेडी क्या हो चुका है, ब्याज ऐड हो चुका है। बात आई फाइनेंशियल ईयर की, तो इसका फाइनेंशियल ईयर अप्रैल वाला नहीं है, इसका फाइनेंशियल ईयर जनवरी से दिसंबर वाला मानकर क्या किया गया, सवाल किया गया है। खाता पूछा गया है, ऋण खाता बनाइए। तो अकाउंट फॉर्मेट में हमें ये सवाल क्या करना है, सॉल्व करना है। जर्नल एंट्रीज नहीं करनी है, खाता प्रारूप में क्या करना है, हमें काम पूरा करना है। ये देखिए ये आ गया आपका
सवाल का ए पॉइंट। ये 2 बार सवाल पूछा गया ना, तो ए एंड बी, पहले ए पॉइंट देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ए पॉइंट सवाल का सबसे पहले मैंने फॉर्मेट बनाया लोन अकाउंट, एज लोन अकाउंट। एक कंडीशन वाला कर रहा हूँ जिसमें किस्त में ब्याज जोड़ेंगे। फॉर्मेट आपको पता है खाते का फॉर्मेट क्या होता है, डेट, पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर अमाउंट। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। लोन एक दायित्व है, दायित्वों का प्रारंभिक शेष आपको पता ही है। दायित्वों का प्रारंभिक शेष क्या रहता है, CR रहता है। तो सबसे पहले 1/1/2014 को हम पूंजी खाते का शेष लोन खाते में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। एंट्री मैंने बनाई है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू लोन अकाउंट, लोन लाइबिलिटी है ना, तो ओपनिंग बैलेंस CR चलेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू लोन अकाउंट, तो बाय एज कैपिटल अकाउंट और 80,000 रुपये का बैलेंस इसमें मैंने क्या किया है, ट्रांसफ़र किया है, जो सवाल में दिया गया है। फिर वर्ष के अंत में जब जो साल 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ है वो 31 दिसंबर को क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। 31 दिसंबर को सबसे मैंने क्या निकाला, बाय इंटरेस्ट। बकाया पर क्या निकालना है, 10% की दर से ब्याज निकालना है। ब्याज खर्चा है ना, तो एंट्री बनी है इंटरेस्ट अकाउंट DR टू लोन अकाउंट। तो बाय इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट बकाया पे निकालना है। तो अभी तक हमने एक भी किस्त नहीं चुकाई है, तो फिर तो हमारा पूरे का पूरा 80,000 ही बकाया है। तो हमने 80,000 का कितना निकाला, 10% निकाला, कितना आ रहा है, 8,000 रुपये क्या आया, ब्याज आया। हमेशा बाय बैलेंस BD पे ब्याज निकलेगा, सिंपल सी काउंटिंग है कि ओपनिंग बैलेंस जो है ना, जो बकाया रहता है उस पर ब्याज निकाल देते हैं। तो बाय कैपिटल अकाउंट पूंजी खाते का शेष आया 80,000, फिर वर्ष के अंत में बाय इंटरेस्ट 80,000 का 10% ब्याज निकाला 8,000, और CR साइड का योग आ गया 88। 80 + 8 कितना हो रहा है, ये 88,000 इसका योग आ गया। अब वर्ष के अंत में हमें पहली बार किस्त का भुगतान करना है। 31 दिसंबर 2014 को हम लिखेंगे लोन अकाउंट DR टू कैश। तो मैंने लिखा है टू कैश में किस्त, देखो मैंने यहाँ पे नीचे किस्त की काउंटिंग भी की है, ये यहाँ पे कि 80,000 रुपये की 4 किस्तें, तो एक किस्त की बन गई 20,000 की बन गई। मैं हर किस्त 20,000 की रहेगी, प्लस उसमें ब्याज जोड़ देंगे। तो किस्त 20,000 की, और हमने ब्याज कितना निकाला था, ये CR में 8,000 निकाला था। तो 20 और 8 ब्याज का हमने पेमेंट कितना कर दिया, 28,000 का क्या कर दिया, हमने पेमेंट कर दिया। आपको हर बार यही करना है, किस्त में ब्याज जोड़ के क्या करते रहो, पेमेंट करते रहो। ओके, हो गया 28,000 का पेमेंट। अब टू बैलेंस CD, मतलब बकाया कितना है। टोटल था 80 और 8 88, 88 में से 28 तो हमने दे दिया, तो 60,000 क्या बच गया, हमारा बैलेंस CD बच गया। अब ऐसे नहीं है तो वैसे समझ लो कि कुल कितना देना था, 80 देना था। केवल प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन की बात करेंगे। कुल 80 देना था, 80 में से दे कितना दिया, 20 तो दे ही दिया ना। तो 80 में से 20 दे दिया, तो बैलेंस CD कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। ये भी ठीक है। या इधर कर लो भी, CR का योग कितना था, 88 था, 88 में से दे कितना दिया, 28 दे दिया। 88 में से 28 दिया, तो बैलेंस CD कितना बच गया, 60,000। ये तुम्हारे फर्स्ट ईयर की काउंटिंग पूरी होगी। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर में आ जाओ। सबसे पहले नेक्स्ट ईयर में 1 जनवरी 2015 क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD लिखेंगे। बाय बैलेंस BD पिछले साल का CD बैलेंस BD बन जाता है। ये आ गया, यहाँ पे आगे 60,000 आ गया। फिर 1 जनवरी की बात है, फिर वर्ष का अंत हो जाएगा 31, वो सेम पैटर्न चलता है बार बार। 31 दिसंबर 2015 बाय इंटरेस्ट ब्याज निकालना है। ओपनिंग कितना था, 60,000, 60,000 का 10% हमने ब्याज निकाला, कितना आया, 6,000। तो 60 तो ओपनिंग बैलेंस और उसका 10% ब्याज 6,000, कुल कितना हो गया, 66 हो गया ये। अब वर्ष के अंत में फिर वही पेमेंट करना है 31 दिसंबर 2015 टू कैश। प्रिंसिपल अमाउंट मुझे पता है 20 है, और इस बार का ब्याज कितना निकाला मैंने, 6,000 निकाला। तो 20 और 6 26,000 की क्या कर दी गई है, पेमेंट कर दी गई है। फिर बैलेंस निकालें, 66 में से 26 क्या कर दो, माइनस कर दो, बैलेंस कितना आ गया, 40,000। या यूँ देख लो कि पिछली साल तक बैलेंस कितना था, 60 था, 60 में से 20,000 की किस्त और दे दी, तो बैलेंस कितना बच गया, 40,000 बच गया। या 66 में से 26 माइनस कर दें। ये होगी तुम्हारी सेकंड किस्त पूरी। अब आती है थर्ड किस्त की बारी, मतलब 1/1/2016। फिर लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस 40,000, नए साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा ये बाय बैलेंस BD। मैंने 40,000 क्या कर दिया, आगे ट्रांसफ़र कर दिया। ओके, ये 40,000 आगे आ गया। फिर 31 दिसंबर 2016, फिर इस 40,000 का मैंने 10% ब्याज निकाला, कितना आया, फिर वही 4,000 का ब्याज आ गया। ठीक है, फिर योग कितना हुआ, 40 तो बैलेंस था, 4 ब्याज, कितना हो गया, 44। फिर 31 दिसंबर 2016 टू कैश, फिर वही 20,000 तो मूल है और 4,000 का क्या है, ब्याज है। तो 20 और 4 24,000 की क्या कर दी, मैंने पेमेंट कर दी। और फिर बैलेंस निकालें, 44 आ रहा है CR का योग, 44 में से 24 हमने पेमेंट कर दिए, बचे कितने, 20। ये हो गया मेरा 2016 का काम कंप्लीट। अब आती है बारी 2017 की। तो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस 20,000 है, वो नए साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। बाय बैलेंस BD 20,000,
फिर वर्ष के अंत में 31 दिसंबर को 20,000 पे फिर 10% ब्याज निकालेंगे, कितना आएगा 2,000 रुपये आएंगे। कुल योग कितना हो गया 22। ये लास्ट किस्त है टू कैश 20,000 प्रिंसिपल का मतलब मूलधन का, और 2,000 किसका 2,000 आपका ब्याज का। कुल भुगतान कितना कर दिया जाएगा 22,000 का कुल भुगतान कर दिया जाएगा। ये आपका 4 साल का लोन अकाउंट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो देखो एक साल फर्स्ट ईयर की काउंटिंग का पैटर्न अगर सेट बैठ जाता है तो आप देखेंगे हर बार का पैटर्न सेम चल रहा है, हर बार वही कर रहे हैं। पहले क्या लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, उस पर क्या निकालते हैं ब्याज, फिर किस्त में जोड़ के पेमेंट कर दिया, फिर बकाया निकाल दिया, फिर बकाया को आगे ले गए, फिर उस पर क्या निकाल दिया 10% ब्याज निकाल दिया, फिर 20 में वो ब्याज जोड़ के इस करंट ईयर का ब्याज जोड़ के पेमेंट कर दी, फिर बकाया आया, फिर बकाया आगे ले गए, फिर बकाया पे क्या निकाला 10% ब्याज निकाला, फिर मूल में बकाया मतलब जो 20,000 की किस्त है उसमें ब्याज जोड़ के 4,000 का फिर पेमेंट कर दी, फिर बकाया निकाला 20, फिर उस बकाया को आगे ले गए, फिर उसका 10% ब्याज निकाला और लास्ट में क्या कर दिया पेमेंट कर दिया। तो हर बार का ये पैटर्न है कि आपको हर बार बैलेंस शीट को आगे ले जाना है, बैलेंस शीट पे क्या निकालना है ब्याज निकालना है और उसका क्या करना है भुगतान करना है। ये तो हो गया तुम्हारा, ये तो होगी तुम्हारी कंडीशन नंबर ए। अब आती है कंडीशन नंबर बी। कंडीशन नंबर बी क्या है, कंडीशन नंबर बी का मतलब है कि इस बार आपको क्या बनाना है लोन अकाउंट बनाना है, बट उसके अंदर क्या है 25-25 हज़ार की फिक्स इंस्टॉलमेंट है कि 3 किस्तों में 25-25 हज़ार देना है, जिसमें ब्याज ऑलरेडी क्या माना जाएगा इंक्लूड मान लिया जाएगा। सेम सवाल रहेगा, सारा सवाल वही का वही है, बस बदला क्या है तरीका थोड़ा क्या हो गया है चेंज हो गया है। आप देखेंगे सवाल का मेथड चेंज होगा बट सवाल तो वैसे का वैसे चलेगा सेम। चलिए सबसे पहले वही दोबारा एज लोन अकाउंट, सबसे पहले 1 जनवरी 2014 को हमने लिखा बाय कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 80,000 रुपये आगे आ गया। फिर वर्ष के अंत में वही 80,000 पे क्या निकालना है ब्याज निकालना है 10%, कितना आया 80,000 का 10% 8,000, योग कितना आ गया 88 आ गया CR का। बट इस बार ये कह रहा है कि आपको कोई किस्त विस्त नहीं देनी है, फिक्स अमाउंट देना है 25,000, जिसमें ये ब्याज जो 8,000 का तुमने ब्याज निकाला है ना, ये 8,000 का ब्याज इसमें क्या माना जाए शामिल ही मान लिया जाए पहले से ही, तुम्हें 8 जोड़ना नहीं है। तो हम सीधा लिख देंगे टू कैश कितना 25,000, ये 8 इसमें इंक्लूड ही मानते हैं भगवान की दया से ही। तो 80,000 का ओपनिंग बैलेंस 10% ब्याज निकाला 8 हो गया 88, टू कैश में कैश कितनी दे दी 25, तो 88 में से 25 क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो इस बार बैलेंस CD कितना आ गया 63,000 क्या आ गया तुम्हारा बैलेंस CD, और दोनों साइड का योग कितना आ गया 88। 88 में से 25 की किस्त माइनस करने के बाद बैलेंस 63 आ गया। ये हो गया 2014। अब आएगा 2015, ये इस साल का क्लोजिंग बैलेंस है, तो अगले साल का ये क्या बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा बाय बैलेंस BD, वो 63,000 हमने क्या कर लिया आगे ट्रांसफ़र कर लिए। ओके, इस 63,000 पे फिर हमने वर्ष के अंत में क्या निकाला 10% ब्याज निकाला, कितना आया 6300, ये वर्ष के अंत में होता है। फिर वर्ष के अंत में हमने किस्त का भुगतान किया, किस्त आपकी फ़िक्स है 3 साल तक आपको 25-25 हज़ार रुपये ही फ़िक्स देने हैं ब्याज मिलाकर, मतलब ऑलरेडी ब्याज जुड़ा हुआ है। फिर सेकेंड ईयर में हमने 25,000 दे दिए। इस बार योग कितना था CR का योग था 69,300, जिसमें से 25,000 की किस्त माइनस कर दी तो बैलेंस आ गया 44,300 रुपये, मतलब CR के योग 69,300 में से ये DR वाले 25,000 माइनस करके 44,300 हमने फिर क्या निकाल लिया बैलेंस CD निकाल लिया। ये हो गया 2015 पूरा। फिर ये क्लोजिंग बैलेंस है तो ये अगले साल का क्या बन जाएगा फिर ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, फिर 44,300 क्या आ गया आगे आ गया। फिर इस बार फिर वर्ष के अंत में हमें 44,300 पर इंटरेस्ट निकालना है बाय इंटरेस्ट, कितना परसेंट 10%, तो 44,300 का 10% आएगा 4430 रुपये, 44,300 का 10% 4430, योग आ गया 48,730 रुपये। ओके, फिर वर्ष के अंत में सेम डे टू कैश फिर वो 25,000 की क्या दे दी किस्त दे दी, तो 48,730 में से 25,000 की किस्त घटा दी, मेरा बैलेंस आ गया 23,730 रुपये, और यही 23,730 रुपये अगले साल का क्या बन जाएगा फिर ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 23,730। फिर 23,730 पे मुझे 10% ब्याज देना, ये आएगा 2,373 रुपये 2373। इस बार योग आ रहा है 26,103, और इसने क्या लिखा है कि लास्ट किस्त में सारा का सारा पैसा एक साथ ही दे देना, मतलब 25 नहीं देना, जो आ रहा है ना योग ये सारा एक साथ ही दे दो। तो लास्ट में हमने टू कैश में लिख दिया 26,103 रुपये। देखिए पैटर्न कोई मुश्किल नहीं है ना, जैसा ऊपर वाला था वैसा ये है। और उसके अंदर ऊपर वाले में क्या था, तुम हर बार किस्त में ब्याज जोड़ कर क्या कर रहे थे पेमेंट कर रहे थे, और यहाँ किस्त में ब्याज जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बस सीधा ही 25,25 हज़ार का क्या करते रहो पेमेंट करते हो। एक बार और देख लेंगे, देखिए अगर कन्फ्यूज़न था तो कोई।
सबसे पहले वही फॉर्मेट, लोन अकाउंट सारा DR CR वही, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। खाता लोन है चाहे एन्युटी है, कोई भी है, दायित्व है, तो CR साइड से क्या किया जाएगा, ओपन किया जाएगा। और बाय कैपिटल अकाउंट मतलब पूंजी खाते का शेष इसमें आएगा, 80,000 रुपये आए। फिर वर्ष के अंत में 80,000 रुपये ब्याज निकाला, 10% 8,000। फिर 25,000 की क्या कर दी, पेमेंट कर दी। फिर CR के योग 88 में से ये 25 घटा के 63 क्या निकाल दिया, बैलेंस निकाल दिया। फिर ये बाय बैलेंस BD के नाम से अगले साल में ट्रांसफ़र हुआ। फिर उस बाय बैलेंस BD पर वर्ष के अंत में 31 दिसंबर को फिर 10% ब्याज निकाला, कितना आया, 6300 रुपये। फिर उसी दिन वर्ष के अंत में ही 25,000 की सेकंड किस्त भी दे दी। फिर इधर योग आ रहा था 69,300, उसमें से 25,000 वो किस्त वाले घटा दिए, तो बैलेंस आ गया 44,300। फिर ये 44,300 आगे चला गया। फिर 44,300 का 10% ब्याज फिर निकाल दिया, 4430। फिर योग लगाया 48,730। फिर इस साल के अंत में 25,000 फिर दे दिए, 48,730 में से 25,000 माइनस करके बकाया निकाल लिया 23,730। फिर 23,730 आगे गया। फिर उसका 10% क्या निकाला, ब्याज निकाला 2,773। इस बार कुल योग 26,103 रुपये आ रहा है, जो अंतिम किस्त में सारे का सारा एक साथ देना है। इस बार कोई भी नियम नहीं है 25,000 का, सारी पेमेंट क्या करी जाएगी, एक साथ ही कर दी जाएगी। ये लीजिए, ये हो गया तुम्हारा एन्युटी और लोन अकाउंट का सवाल नंबर 7। एक सवाल 2 बार पूछ के इसने क्या किया, ये है अपनी काउंटिंग पूरी करवा ली है। अब आता है आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8। वो एक अलग ही टॉपिक पर बेस्ड है, उसको पहले क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि उसकी राम कहानी क्या है। ये 8वां सवाल इस टॉपिक पर है कि कोई पार्टनर साल के बीच में अगर रिटायरमेंट ले लेता है, जैसे मान लीजिए साल का अंत होता है, साल के अंत में आपने रिटायरमेंट लिया तो कोई समस्या नहीं है, आपका सारा हिसाब किताब क्या हो गया, क्लियर है, जाने तो जाओ। बट साल के बीच में आप काम छोड़ के जाओगे तो जितने दिन आपने काम किया है, 2 महीने 4 महीने जो भी आपने काम किया, उतने दिन के प्रॉफिट में आप हिस्सा मांगोगे ना। भी वर्ष के अंत में अगर आप कहते हो कि मैं तो कल से नहीं आऊँगा, 31 मार्च को मेरा हिसाब कर दो, तो 31 मार्च का तो आपका हिसाब बना हुआ है। 1 अप्रैल से आपने रिटायरमेंट ले लिया तो कोई लड़ाई झगड़े वाली बात ही नहीं, 31 मार्च तक का हिसाब क्लियर था। बट अगर आप अप्रैल के अंदर फर्म का नया साल स्टार्ट होता है, आपने अप्रैल मई जून 3 महीने काम किया, फिर आप 1 जुलाई को कहते हो कि मेरे को तो इस रिटायरमेंट लेना है, तो 3 महीने काम करके आप रिटायरमेंट मांग रहे हैं। इसका मतलब इन 3 महीने में फ़र्म ने जो भी प्रॉफिट कमाया है उसमें आपका क्या रहेगा, हिस्सा रहेगा। अब 3 महीने का प्रॉफिट काउंट कैसे करें, क्योंकि नॉर्मली प्रॉफिट की गणना कब होती है, वर्ष के अंत में होती है, और तुम तो 3 महीने बाद जा रहे हो, तो 3 महीने का प्रॉफिट लाए कहाँ से, क्योंकि काउंटिंग तो एट द ईयर एंड ही होती है प्रॉफिट की ना। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे 2 अल्टरनेट है, 2 तरीके अपनाती है फ़र्म कि या तो पिछले साल के जो प्रॉफिट्स हैं, पिछले साल के प्रॉफिट के आधार पर क्या निकाला जाए, आपका करंट ईयर का 3-4 महीने का प्रॉफिट निकाल लिया जाए, या फ़र्म की जो सेल है, पिछले साल की सेल, पिछले साल का प्रॉफिट, उसके आधार पर क्या निकाला जाए, आपका लाभ में हिस्सा निकाला जाए। तो ये 2 मेथड होते हैं, एक तो विक्रय के आधार पर और एक समय के आधार पर। समय के आधार पर मतलब पास्ट ईयर के प्रॉफिट के आधार पर। तो समय के आधार पर या विक्रय के आधार पर क्या किया जाता है, लाभ में हिस्सा निकाला जाता है अगर कोई पार्टनर्स फर्म को बीच में ही छोड़कर चला जाता है, साल के बीच में छोड़कर चला जाता है। तो हमारा सवाल नंबर 8 जो इसी टॉपिक पर ही बेस्ड है। एक बार मैं सवाल को रीड कर रहा हूँ, आप भी अपनी बुक में रीड करेंगे ये न्यूमेरिकल। ABC 3 पार्टनर हैं, खाते 31 मार्च को बंद होते हैं। ए ने 30/6/2017 को क्या ले लिया, 30/6/2017 को ए की क्या हो गई है, डेथ हो गई है, और जो एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग मरने वाले साझेदार को मरने की डेट तक का लाभ, मरने वाले साझेदार को मरने की डेट तक का लाभ, क्योंकि साल अप्रैल में शुरू हुआ और वो 30/6 को मरा, तो अप्रैल मई जून, इसका मतलब उसने 3 महीने फर्म में क्या किया था, मरने से पहले काम किया, तो 3 महीने का लाभ वो लेकर जाएगा। इसमें लिखा भी है ना कि मरने की तिथि तक का लाभ पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के आधार पर निकाला जाएगा। यस, ये पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो और उस एवरेज प्रॉफिट को करंट ईयर का मान लेना, और उस करंट ईयर के प्रॉफिट में उस मरने वाले का 3 महीने का क्या निकाल देना, प्रॉफिट निकाल देना। और इसके लिए क्या करनी है, एक आपको जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री मैं बता दूंगा जब अभी सॉल्व करेंगे। तो इसने पिछले वर्ष के लाभों के आधार पर, मतलब समय के आधार पर इसने क्या करवाई है, काउंटिंग करवाई है कि गत 5 वर्ष के लाभ का एवरेज निकालो, या उस एवरेज के आधार पर मरने वाले का 3 महीने का अप्रैल मई जून, क्योंकि 30 जून को तो मर ही गया ना वो, तो अप्रैल मई जून तक का क्या निकाल के दिखा देना, लाभ का हिस्सा निकाल के दिखा देना। ओके, अगर कई बार समझ नहीं आता ना तो बार बार वीडियो को 2-3 बार देख लिया करो, जब इतनी देर में तो समझ आ ही जाएगी बात क्या हो रहा है।
कि पार्टनर 3 महीने काम करके फ़र्म को छोड़ के गया है, तो इन 3 महीने का प्रॉफिट में वो हिस्सा लेकर जाएगा। 3 महीने का प्रॉफिट तो आ नहीं सकता, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा वर्ष के अंत में निकलता है। इसलिए इन्होंने एक बेस मान लिया कि पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट हम निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग मरने वाले को 3 महीने का लाभ का हिस्सा दे दिया जाएगा। इसने 5 साल के प्रॉफिट में 14,000 का प्रॉफिट है, फिर 18,000 का प्रॉफिट है, फिर 22,000 का प्रॉफिट है, फिर 10,000 की हानि है, हानि माइनस हो जाएगी, और 16,000 का क्या है, प्रॉफिट है। तो इन सभी को जोड़ के ये 10,000 घटा के 5 का भाग लगा के क्या निकाल देंगे, हम एवरेज निकाल देंगे। ये अभी मैं आप तुम्हें दिखा देता हूँ कैसे किया गया सारा मामला। ये रहा यहाँ पे है अपने पास, सब रेडी है तुम्हारे लिए सारा काम। चलिए लुक एट हियर। सबसे पहले हमने निकाला एवरेज प्रॉफिट, 14,000 प्लस 18,000 प्लस 12,000 माइनस 10,000 प्लस 16,000 डिवाइड बाय 5। ओके, 5 का क्या लगा दिया मैंने, भाग लगा दिया, सभी को जोड़ के योग आएगा इनका 60,000, काट पीट कर सब 60,000 में 5 का भाग लगाया तो एवरेज प्रॉफिट आता है 12,000। इस 12,000 में मुझे किसका हिस्सा निकालना है, ए का हिस्सा निकालना है। तो 12,000 तो एवरेज प्रॉफिट पूरे साल का, इनटू कितने महीने उसने काम किया, अप्रैल मई जून, तो गुणा 3/12 इंटू ए का हिस्सा। तो उस अपने हिस्से का लाभ लेके जाएगा ना, वो सारा थोड़ी लाभ ले जाएगा, जितना उसका हिस्सा बनता है। अब सवाल में अनुपात नहीं दे रखा कि किसका क्या अनुपात था, तो हमने मान लिया तीनों का अनुपात 1:1:1 था, तो ए का हिस्सा कितना हो गया, 1/3। तो 12,000 का लाभ 3 महीने के लिए 3/12, उसमें भी किसका हिस्सा, ए का हिस्सा 1/3। तो काउंटिंग करने पर प्रॉफिट कितना आता है, 1,000 आता है। इसका मतलब ए का 3 महीने के लाभ में हिस्सा 1,000 बनता है, जो उसके पूंजी खाते में ट्रांसफ़र करना है। और किसके थ्रू किया जाएगा, P&L सस्पेंस के थ्रू, P&L के अकाउंट के थ्रू नहीं, क्योंकि P&L तो वर्ष के अंत में बनता है, हम बात कर रहे हैं जून के अंदर। तो हम P&L सस्पेंस के नाम से खाता खोलेंगे और एंट्री बनाएंगे कि P&L सस्पेंस अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर, मतलब टू एज कैपिटल अकाउंट CR। और कितने रुपए उसके खाते में डाल देंगे, 1,000 रुपये का प्रॉफिट उसके खाते में क्या किया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये तरीका है मरने वाले को या जाने वाले को लाभों में हिस्से देने का, कि पिछले गत वर्ष 5 सालों के लाभों का औसत निकाला, फिर औसत में उसका हिस्सा निकाला। हिस्सा कैसे आया, 12,000 का प्रॉफिट इंटू 3 महीने इंटू 1/3 उसका हिस्सा, 1,000 का प्रॉफिट उसके हिस्से में आता है। और जिसके लिए एंट्री की गई है P&L सस्पेंस अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर्स या टू एज कैपिटल अकाउंट, 1,000 रुपये। नरेशन लिख दिया, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू हिज कैपिटल अकाउंट, लाभ उसके खाते में क्या कर दिया गया है, ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ओके, अब आता है अगला सवाल, 9 नंबर न्यूमेरिकल है, वो देखेंगे 9 नंबर न्यूमेरिकल किस टॉपिक पर बेस्ड है। 9 नंबर भी इसी टॉपिक पर है, ये देखिए यहाँ पे 9 नंबर है। 9 नंबर में क्या कह रहा है कि वो 9 नंबर के अंदर भी उसका लाभ निकालना है जाने वाले का, मगर वो विक्रय वाली दूसरा मेथड इसने अप्लाई किया है। XYZ 3 साझेदार हैं, तीनों का अनुपात 3:2:1 है। 10 अप्रैल 2017, मतलब 1 अप्रैल को जो साल स्टार्ट होता है ना, 10 अप्रैल 17 को X की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो इसका मतलब उसने 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 10 दिन ही काम किया साल में। और पिछले साल की बिक्री और पिछले साल का लाभ कितना था, 20,000 था। ये लास्ट ईयर की 2016 की है। और आपकी करंट ईयर की जो जितने दिन उसने काम किया, ये इसका प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, 1 अप्रैल 2017 आएगा, ये 1/1/17 नहीं है, 1 अप्रैल 2017 है, आप सही कर लीजिएगा। 1 अप्रैल 2017 से लेके 10 अप्रैल 2017 तक फर्म की बिक्री कितनी हुई है, 1,20,000 हुई है। तो आपको X का क्या निकालना है, लाभ निकाल के दिखाना है। देखो ऐसे सवालों में जिसमें बिक्री और लाभ आए ना, उसमें लाभ की दर निकालनी पड़ती है कि पिछले साल की सेल पर हमने कितने % प्रॉफिट कमाया है, उतना % प्रॉफिट हम इस साल की सेल पर कमाएंगे, क्योंकि हमें तो प्रॉफिट निकालना है और प्रॉफिट हमेशा सेल पे निकलता है। तो प्रॉफिट सेल पे निकलता है ना, तो आप पिछले साल की प्रॉफिट की रेट निकाल लो, वही रेट नए साल के सेल पर क्या कर दी जाएगी, लागू कर दी जाएगी। सारा सवाल वैसे ही चलेगा, एंट्री वेंट्री सब वैसे ही बनेगी। देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे है। ये रहा इसका सॉल्यूशन, वेट प्लीज़। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसमें निकाला है। सबसे पहले मुझे निकालनी पड़ेगी रेट ऑफ प्रॉफिट, कि पिछले साल की रेट ऑफ प्रॉफिट क्या थी। तो पिछले साल की रेट ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगी, पिछले साल की रेट ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या किया है, फार्मूला लगाया है प्रॉफिट इंटू सेल बटा 100। ये फार्मूला ही होता है, प्रॉफिट बटा सेल इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना, 20,000, सेल कितनी 2 लाख की, 2016 की, इंटू 100। तो 20,000 बटा 2 लाख इंटू 100 करेंगे तो प्रॉफिट की रेट आ रही है 10%, कि तुम्हें सेल पर कितना % प्रॉफिट मिलता है, 10% क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ओके, अब ये 10% की रेट लास्ट ईयर की थी और इसी दर से हम करंट ईयर का क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट का फार्मूला वही है, सेल को रेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो करंट ईयर की 10 दिन की सेल है 1,20,000 और उसका 10%, ये ऊपर वाली रेट
10% प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कितना आया? 12,000। मतलब ये उन 10 दिन का प्रॉफिट है फर्म का, और इसके अंदर हमें किसका हिस्सा निकालना है? एक्स का हिस्सा निकालना है। 12,000 का प्रॉफिट, उसका अनुपात है 3/6, क्योंकि 3-2-1 था ना, तो 3/6 उसका हिस्सा कितना बना? 12,000 का 3/6 हो गया 6,000। ये 6,000 उसे दिए जाएंगे। वही एंट्री पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डी आर टू एक्स कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से? 6,000 से क्या कर दी गई है? जनरल एंट्री कर दी गई है। दोबारा देखें, सबसे पहले क्या करना है आपको? 2016 की लाभ की दर निकालनी है, जिसके लिए फार्मूला है प्रॉफिट बटा सेल इंटू 100। तो प्रॉफिट है 20,000, सेल है 2 लाख इंटू 100। काउंटिंग करने पर रेट आई कितने परसेंट? 10%। 2 लाख का 20,000 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 10 करने पर 10% रेट आएगी। फिर ये 10% की रेट से मुझे करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना है। करंट ईयर की सेल है 1,20,000, लाभ की दर यही 10%। 2 लाख का 10%, प्रॉफिट कितना आ गया? 12,000। ये 12,000 का प्रॉफिट है 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल, जितने दिन उसने एक्स ने काम किया। और इस 12,000 के प्रॉफिट में मुझे एक्स का हिस्सा निकालना है, उसका अनुपात है 3/6। तो 12,000 का 3/6 करने पर अमाउंट आएगी कितने रुपए की? 6,000 की, जो उसे मिलेगी, और एंट्री कर दी जाएगी पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डी आर टू एक्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट रुपीज़ 6,000 से। ओके, ये थे तुम्हारे शॉर्ट टाइप के 9 तक के न्यूमेरिकल। कल एक सवाल बचा है, कल करेंगे, और इसके बाद हम चैप्टर के डिस्क्रिप्टिव न्यूमेरिकल की ओर क्या करेंगे भाई? बढ़ेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।